हेलो गाइस, कैसे हो यार। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं मॉर्निंग क्लास आपकी टाइम शेड्यूल पे नहीं हो पाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी यार। बिकॉज यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप भी देख रहे हो, आपके चारों तरफ मेरे चारों तरफ भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है। दिल्ली पूरा लॉकडाउन हो चुका है, गुड़गांव पूरा लॉकडाउन हो चुका है, सो इट्स वेरी हार्ड। सो बट स्टिल लाइट भी नहीं थी यार मॉर्निंग के अंदर जब क्लास थी, और इंटरनेट भी नहीं था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए क्लास को मैनेज करना। बट इट्स ओके यार, मैं अभी इस क्लास को आपको करके देंगे। और बेसिकली हमारा पर्पस जो था ना वो क्लास का, कि क्लास आपकी हैम्पर ना हो, लर्निंग शुड बी कंटिन्यू। सो वो मैं कोशिश करूंगा यार, आपकी कोई भी क्लास कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो। सो मैं उसके लिए यार रेडी हूं, और किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए। बट हाँ, टाइमिंग का यार ये हो गया इशू, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, 23 तारीख का करंट अफेयर। सो करंट अफेयर जो है मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। सुमित 10 जो है बेसिकली ये मेरा कोड है, सुमित 10 को आप यूज कर सकते हो टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप सुमित 10 को इस्तेमाल करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा। 2 ईयर का वैसे कोर्स है 52,000 रुपए में, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो यू विल गेट इट ऑन 43,200 रुपए में आपको मिलेगा। प्लस साथ ही साथ सबसे मेन बात जो है, यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस बाय मी, है ना। सुमित 10 आप यूज करोगे तो आपकी जो करियर प्लानिंग है, आपकी जो स्टडी प्लानिंग है, वो हम करेंगे, बैठ के करेंगे, एक साथ करेंगे। सो विल आई विल गाइड यू। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो यू आर इन टोटल गाइडेंस, ठीक है, जिसमें मेरी गाइडेंस आपको प्रॉपर पूरी रहेगी थ्रू आउट दिस प्रोसेस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो दोस्तों, दिस इज वन अनदर प्रोग्राम, दैट इज यूपीएससी एच प्रोग्राम, क्रैक प्रीलिम्स इन 75 days। एज यू ऑल नो दैट वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम ऑन द 2nd of March 2020। और इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था, मेरी पूरी टीम जो है इसके लिए दिन रात काम कर रही है दोस्तों। इस एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी वी आर विद यू एंड वी विल बी विद यू, बट वी जस्ट वांट वन थिंग एंड दैट इज योर सिलेक्शन, है ना। एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, आई जस्ट वांट दैट यू ऑल गाइज विल बी सिलेक्टेड इन योर ड्रीम जॉब। आप सेलेक्ट हो तो यही मेरा एक ड्रीम है, और आपको ये अचीव करना है दोस्तों। ये प्रोग्राम था हमारा यूट्यूब प्रोग्राम। दिस इज अनदर प्रोग्राम, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी पर भी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, चूज योर गोल यूपीएससी, एंड द होल प्रोसेस आई विल ब्रीफ यू इन द लास्ट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, मैं उसको सारी के बारे में आपको बताऊंगा। बट फॉर हियर नाउ आपको मैं बता दूं, आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो 9 से 10 बजे चल रही है एएम पर, उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ये क्लासेस आपको मिलेंगी। और इसके लिए आप जो नए बच्चे हैं वो इस कोड को यूज करना, सुमित 10 को। चलिए, वहां पर मतलब ये है कि इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी अनअकैडमी पर एज प्लस प्रोग्राम के अंडर में चल रहा है दोस्तों। पहली जो न्यूज है मेरे पास वो क्या है दोस्तों, 80 डिस्ट्रिक्ट इन लॉकडाउन टू कंटेन द वायरस स्प्रेड। आप लोगों को पता है यार दोस्तों, कोविड-19 का जो कहर है वो किस प्रकार से हो रहा है ना, कोविड-19। सो कोविड-19 के बारे में जितनी भी बातें हम कर चुके हैं, देखो कोविड-19 ये कोरोना वायरस जो है आपका, नोवल कोरोना वायरस, NCOV हम ऐसे लिखते हैं इनको, नोवल कोरोना वायरस की फैमिली से है, और ये एक न्यू वायरस है। ठीक है, ये न्यू वायरस है, अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए अभी अगर हम बात करें तो इसके बारे में जानकारी भी कम है और इसका इलाज भी नहीं है। इसलिए हम अभी इस मेडिकल हिस्ट्री के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट डेवलप नहीं कर पाए हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो नोवल कोरोना वायरस के कहर से, जिसको नाम दिया गया कोविड-19। कोविड क्यों? बिकॉज कोरोना वायरस डिजीज 2019 31 दिसंबर 2019 को पहला केस जो था वो सामने आया था चाइना के अंदर, वुहान चाइना, जहां से इसका आउटब्रेक हुआ है। नाउ इट्स टोटली कवर्ड द एंटायर वर्ल्ड एंड इट इज टर्म्ड एज द पैंडेमिक, क्योंकि बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे वर्ल्ड्स में जा रहा है दोस्तों। वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। इंडिया के अंदर भी ये काउंटिंग जो है वो 352 कंफर्म्ड तक पहुंच चुकी है। 352 वायरस आपका कंफर्म है इंडिया में। दोस्तों, इंडिया का जो डेमोग्राफी है वो काफी वास्ट है। अगर मैं बात करूं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, लगभग आप 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। तो अगर यहां पर ये वायरस स्प्रेड करता है, और इंडिया के पास में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इतनी एडवांस नहीं है। जो एडवांस कंट्री है लाइक इटली जो है, अगर मैं बात करूं, इटली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट स्टिल इटली जो है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, और पॉपुलेशन भी कम है। सो अगर इंडिया में आता है तो इंडिया में तो बुरा हाल हो जाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट टुक द प्रिवेंटिव स्टेप्स, और उन्होंने क्या किया है, भारत के 80 डिस्ट्रिक्ट्स को लॉकडाउन कर दिया है। सो लगभग भारत के 80 डिस्ट्रिक्ट जो है दे आर कंप्लीटली लॉकडाउन। उनमें अगर मैं बात करूं तो नो कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सबर्बन ट्रेन्स, बस सर्विसेज सारी की सारी सस्पेंड कर दी गई है ना। और एक डेथ गुजरात में भी हो चुकी है, बिहार में भी हो चुकी है। तो टोटल जो टोल है डेथ का वो कितना पहुंच चुका है दोस्तों, 7।
तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, जैसे आपको पता ही है 22 मार्च जो था, 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया था, सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ इम्पोज्ड, जिसके अंदर आपको घर में रहना था, बाहर नहीं निकलना था। अब उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, है ना, बहुत सारे इलाकों के अंदर जहां पर चांसेस ज्यादा है, द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर एट हाई रिस्क, जहां पर कोरोना वायरस के स्प्रेड होने के रिस्क ज्यादा है, उनको बेसिकली लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वहां पर सिर्फ इजेंशियल जो चीजें हैं, इजेंशियल कमोडिटी का ट्रांसपोर्ट वगैरह या जो उनके आउटलेट्स है वो ओपन रहेगी, अदरवाइज कुछ भी खुला हुआ नहीं रहेगा। दिल्ली के अंदर भी टोटल लॉकडाउन हो चुका है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। तो ये आपको समझ में आ गया, बाकी कोविड के बारे में बता ही चुका हूं। नोवल कोरोना वायरस से बनता है, इसकी दो और भी फैमिली है इसका, एक तो है सरस, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और दूसरा जो है दैट इज नोन एज मीरस, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये तीसरा है कोविड। ये तीनों एक ही परिवार के हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं, ठीक है, कजन्स हैं ये आपस में। तो कोविड 19 जो है ये अपना कहर बरपा रहा है पूरे वर्ल्ड पर। आप देख भी सकते हो इंडिया में भी लगभग 352 कंफर्म केस हो चुके हैं। इट इज अ जूनोटिक मीन्स ये आपका पशुओं से आदमियों में आया है, ठीक है। जेनेटिक मीन्स इट कैन बी लाइक ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू द ह्यूमंस। ओके, अब ये कैसे फैल रहा है दोस्तों? सो अभी जो है ये आपका, अगर मैं बात करूं तो एयरबोर्न होने का अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि एयरबोर्न है। एयरबोर्न मतलब ये हवा से फैल रहा है, बट हाँ, अब अगर फिजिकल कांटेक्ट अगर आपका होता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, सो हाँ डेफिनेटली जो कोरोना वायरस है ये फैल रहा है। इसलिए मैं सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन, ये सारी चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन पे हमें ध्यान देना चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अगर मैं देखूं दोस्तों तो आगे क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट न्यूज जो है, देखो दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर जो है ये इजेंशियल थिंग्स बोली गई है ना। अभी देखो सब कुछ लॉकडाउन है, बट दीज आर द इजेंशियल थिंग्स जिनके लिए आप बाहर जा सकते हो और जिनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो परमिसेबल है। लाइक ग्रोसरी, दुकानें खुली रहेंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खुली रहेंगी, मिल्क एंड डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स खुला रहेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द व्हीट्स एंड द राइस एट FCI एंड स्टेट फूड डिपो, कैटल फीड एंड द फोडर, ये भी रहेगा आपका, है ना। मेडिकल सर्विसेज, अदर न्यूज़पेपर हो गया, बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पेट्रोल एंड डीजल पंप, से सब ओपन रहेंगे। मेडिकल एंड अदर फार्मास्यूटिकल हेल्थ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी ओपन रहेगा। हाउस होल्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, सैनिटरी सर्विसेज, LPG की बात करूं तो ये भी क्या रहेगा दोस्तों आपका ऑन रहेगा। बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्या रहेंगी दोस्तों, क्लोज, टोटल शट डाउन यहां पर रहेगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली हैज इश्यूड अ दिल्ली एपिडेमिक डिजीज कोरोना वायरस 19 रेगुलेशन 2020 अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 फॉर द प्रिवेंशन और द कंटेनमेंट ऑफ द COVID-19। मतलब इस एक्ट के तहत, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने आपका क्या कर दिया है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है for the containment of COVID-19. In the exercise of the aforesaid power, it has been here notified that lockdown in the whole territory jurisdiction of NCT of Delhi from 6 hours 6 morning 6 बजे on Monday to the 23rd March 2020 to the midnight of the Tuesday 31st March 2020, है ना। तो इसके चलते क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 23 मार्च से लेकर अब 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन रहेगा दिल्ली के अंदर। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी, देखो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं चलेगी, है ना, इंक्लूडिंग ऑपरेशन ऑफ द प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कुछ नहीं चलेगा। shall be permitted, no public transport including operation of private buses, taxi, auto rickshaw and e-rickshaw etc. shall be permitted. only DTC बस, सिर्फ DTC बस चलेंगी एंड वो भी 25%। मान लो उसके अंदर 100 बंदे बैठने की कैपेसिटी, सिर्फ 25, ताकि क्लोज कॉन्टेक्ट ना हो। जितनी भी शॉप्स हैं, कोई भी शॉप हो, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, फैक्ट्रीज हो, वर्कशॉप हो, ऑफिस हो, गोडाउन हो, ठीक है, कोई वीकली साप्ताहिक बाजार लगते हो, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार, सारे के सारे क्या रहेंगे आपके, क्लोज रहेंगे। द मोटरेबल एंड अनमोटरेबल बॉर्डर ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, देखो जो भी बॉर्डर है जो दिल्ली से अटैच्ड है, चाहे मोटरेबल हो चाहे अनमोटरेबल हो, है ना, जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं जैसे हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वो सील कर दिए गए हैं। मूवमेंट ऑफ इंटरस्टेट बस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बस या मेट्रो सर्विसेज वो भी सस्पेंड कर दी गई है। जितनी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट थी अराइविंग दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड शैल बी सस्पेंडेड। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड शैल बी सस्पेंडेड, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस समय नहीं चल सकती। ऑल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल बी क्लोज्ड।
जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई भी धर्म से हो, सब क्लोज बंद कर दिए गए हैं। पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टे एट होम एंड कम आउट ओनली फॉर द बेसिक सर्विसेज। अब ये बेसिक सर्विसेज क्या है दोस्तों? अभी मैंने पीछे बताया आपको, बेसिक सर्विसेज ये हैं, आपको ग्रोसरीज का सामान लेना है, फूड वेजिटेबल्स लेनी है, मिल्क लेना है, व्हीट लेना है, राइस लेना है, तो ये सब चीजें आप बाहर जा सकते हो, अदरवाइज ये क्या है, टोटली प्रोहिबिटेड है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बैंक एंड एटीएम्स हो गया, ये आपके परमिटेबल है। मेडिकल सर्विसेज ये परमिसेबल है, हाउस होल्ड ये सब मैंने बताया ये परमिसेबल है, बिकॉज दीज कम्स अंडर द एसेंशियल और द बेसिक सर्विसेज जो हम बता चुके हैं, ठीक है। Within the vicinity of their residence while strictly following the social distancing guideline issued earlier। आपको social distancing maintain करनी है, मतलब लोगों से क्या रहना, दूर रहना है। However, the following establishment are excluded from the preview of the order and shall continue to function normally। ये चीजें जो है ये इससे बाहर हैं और ये नॉर्मल काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बता भी दिया आपको, लॉ एंड ऑर्डर, मजिस्ट्रेशियल ड्यूटीज, पुलिस, हेल्थ, फायर, प्रिजन, फेयर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, म्युनिसिपल सर्विसेज, एक्टिविटी रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पे एंड अकाउंट ऑफिस, ठीक है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एटीएम मशीन, ठीक है, इंटरनेट, पोस्टल सर्विस, सॉरी, ई कॉमर्स फॉर ऑल इसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड द मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब जोमेटो ऑन रहेगा यार, है ना, जोमेटो स्विगी ऑन रहेगा, ई कॉमर्स ऑफ ऑल इसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड्स, बट फूड्स अगर मेकिंग हो तो वो मुश्किल लग रहा है मुझे, बाकी इसमें के हिसाब से लग रहा है। फूड आइटम्स, ग्रोसरी, ये सब ओपन रहेगा। मिल्क प्लांट चलेंगे, जनरल प्रोविजन स्टोर ये भी चलेंगे। टेक अवे, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, ओके, मतलब रेस्टोरेंट में जाओ आप लेके आ सकते हो खाना। केमिस्ट एंड फार्मेसीज ये चलेंगी। पेट्रोल पंप ये सब चलेंगे। एनिमल फॉडर, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा काम जो है ये होगा। दीज आर एक्सक्लूडेड। What are the important points you have to remember about this lockdown? देखो ये क्या कह रहा है, the aforesaid service establishment establishment that are permitted to function shall strictly follow the guideline and protocol related to the social distancing without deviation। आपको social distancing जो है वो follow करनी है बिना किसी deviation के। People who comes out to provide all essential services shall allowed ऑन देयर सेल्फ डिक्लेरेशन। जो भी आएगा सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, बाहर आओगे खतरे में रहोगे। 5 आदमियों से ज्यादा कोई मतलब एक गैदरिंग जो है वो नहीं होगी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर मिले तो भैया लठ बजेंगे आप पे, बता रहा हूं पहले ही। द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, जो भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉई है ना, चाहे टेम्परेरी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, आउटसोर्स्ड हो, सबके सब घर पे रहो, सबको सैलरी मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। Order in respect of the offices of the government of India shall be issued by the government of India accordingly। ये तो दिल्ली का था, बाकी अदर प्लेसेस का बाकी की सरकार जो भारत सरकार जो है वो जाने और बाकी की राज्यों की सरकार जाने। एनी पर्सन फाउंड वायलेटिंग दिस ऑर्डर, भैया किसी ने भी इन ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसको क्या मिलेगी, कानून के तहत दंड का प्रावधान पूरा पूरा है भाई। अच्छा, अभी बात चल रही थी तो यार बात बता ही देते हैं। आईआईटी दिल्ली की जो टीम है उन्होंने क्या किया है, एक चीपर कोविड-19 का जो टेस्ट है वो डेवलप किया। देखो दोस्तों, सरकार ने वैसे प्राइवेट लेबोरेटरी जो है उनके अंदर कैप फिक्स कर दी है। आप कोविड-19 का अगर टेस्ट कराते हो तो इसके टेस्ट कॉस्ट के ऊपर एक कैप रख दी गई है, ठीक है। कैप मतलब इस पर मैक्सिमम आप 4500 रुपये चार्ज कर सकते हो। जितने भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट लैब हैं उन पर कैप रख दी गई है। कितना, 4500 रुपीज, 4500 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि देखो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या हुआ, आईआईटी दिल्ली की टीम ने ये जो टेस्ट होता है, जो अभी टेस्ट हो रहा है, जैसे जिसको हम पीसीआर बोलते हैं आपका, ठीक है, तो पीसीआर टेस्ट जो है ये प्रोब बेस्ड टेस्ट है। ये कैसा है दोस्तों, प्रोब बेस्ड टेस्ट है। लेकिन अभी जो टेस्ट होने वाला है ये नॉन प्रोब है, ये प्रोब बेस्ड नहीं है और इसीलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो दिल्ली की जो टीम है, आईआईटी दिल्ली की जो टीम है, उन्होंने टेस्ट को, नए टेस्ट को, कोरोना वायरस के लिए नया टेस्ट है, इसको डेवलप करके जो हमारा एनआईवी सेंटर है पुणे के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां पर भेज दिया है। अब एनआईवी इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद में टेस्ट जो है ये फर्दर कंडक्ट किया जाएगा। सो प्रोब फ्री डिटेंशन ऐसे है, आपका नया एक टेस्ट डेवलप किया किसने, आईआईटी दिल्ली ने, फॉर किसके लिए भाई, टू टेस्ट द कोविड-19, ठीक है। और ये पहले से क्या है दोस्तों, आपका काफी चीप है, काफी सस्ता है, ये भी बात देख ली हमने। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ और बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। कोरोना वायरस बहुत चल रहा है यार, आज देखोगे न्यूज़पेपर में तो कोरोना वायरस भरा पड़ा है ना, हर जगह पे।
बट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोरोना वायरस, बट सिंपल कुछ कर नहीं सकते हम। एक ही चीज है दोस्तों, बट एक बात तो है यार, कोरोना वायरस ने हमें ये तो दिखा दिया कि इंसान कितना छोटा है ना, उसकी पहुंच कितनी छोटी है। मतलब कुछ चाहे तो कुछ नहीं, अपने आप में कितना बड़ा कितना अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन जब प्रकृति आती है ना अपने पे, तो बस सब कुछ धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं होता, साइंस वाइंस सब धरी की धरी रहेगी। तो इकोलॉजी का जो बैलेंस है, या तो आइदर यू शुड मेंटेन और ही विल मेंटेन, एंड व्हेन ही विल मेंटेन सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। ठीक है एक नेचुरल बैलेंस का प्रिंसिपल होता है, आपको नेचर के अंदर सारी चीजें बैलेंस फॉर्मेट में रखनी है। अगर या तो आप बैलेंस कर दो, अदरवाइज जो नेचर है वो खुद बैलेंस करेगा, और जब वो बैलेंस करेगा ना तो कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, है ना। ये ऐसे ही पेंडेमिक डिजीज हैं, ये होने वाले हैं, तो बाकी देखते हैं कब जाके कहां जाके थमते हैं। चलिए, इंडो फ्रांस, बाकी सभी को मैं बता रहा हूं यार, स्टे सेफ, स्टे एट होम। ठीक है, हम जो लोग हैं वो यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मे बी हमें वायरस हमारा कुछ ज़्यादा ना बिगाड़ पाए, लेकिन जो हमारे ओल्ड एज के, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घरों में जो बच्चे हैं छोटे, जो 10 ईयर से कम है, दे आर एट हाई रिस्क। और ये जरूर है कि आप फोमाइट्स की तरह एक्ट कर सकते हो। फोमाइट्स मतलब जिन पे वायरस चिपक के जाता है ना। सपोज आपको तो कुछ नहीं होगा, बट आप फोमाइट्स की तरह एक्ट करोगे, आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, और बाकी जो लोग हैं आपके आसपास वो भी वायरस को, फिर उनके अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सो अपने लिए नहीं तो परिवार की सेफ्टी के लिए दोस्तों आपको क्या रहना है, घर में रहना है। इंडो फ्रांस डिफेंस टाइज, इंडो फ्रांस डिफेंस टाइज का मतलब क्या है, देखो मैं बता देता हूं। देखो भारत और फ्रांस जो है ना, ये बहुत अच्छे से डिफेंस पार्टनर है, नहीं है? आप बता दो। इंडिया जो है, अगर मैं बात करूं तो हमने, भारत ने राफेल खरीदे, कहां से खरीदा है? राफेल जेट खरीद लिए, कहां से? राफेल जेट भी तो अपन ने फ्रांस से ही खरीदे। साथ ही साथ फ्रांस जो है बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम के ऊपर इंडिया का साथ भी देता है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं अभी, तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव, प्रेशर जो बनाया था, है ना, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तो वो सब किसकी मदद से हो पाया आपका दोस्तों? एक फ्रांस बेस्ड एजेंसी जिसका ऑफिस, हेड ऑफिस फ्रांस में है, तो उसी के द्वारा ये सब चीजें हो पाई थी। तो फ्रांस नो डाउट भारत का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है। ठीक है, तो इसीलिए भारत और फ्रांस जो है, बहुत सारी डिफेंस टाइज इनके बीच में अच्छी है। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, जो रियूनियन है, रियूनियन क्या है? दिस इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, और ये इंडियन ओशन में स्थित है। तो यहां पर भारत और फ्रांस ने ज्वाइंट पेट्रोल किया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी ऐसे दूसरे देश के साथ में इस टाइप के, अभी तक किया था, बट वो जो मेरीन टाइम बॉर्डर देश है ना हमारे, जो हमारे समुद्र से सतह से लगते हैं, जो आस पड़ोस में जो देश है, सिर्फ उनसे किया था। बट यहां पर पहली बार फ्रांस से हम ये कर रहे हैं। अर्लियर ऐसा पहले भी हुआ था दोस्तों, पहले जब हुआ था वो किससे हुआ था? वो यूएस ने ऑफर दिया था, बट भारत ने उसको डिक्लाइन कर दिया था कि नहीं भाई हमें नहीं करना। तो वही सब बातें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया एंड फ्रांस कॉन्टेक्स्ट क्या है? हैव कंडक्टेड ज्वाइंट पेट्रोल फ्रॉम रियूनियन आइलैंड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत फ्रांस ने पहली बार रियूनियन द्वीप पर संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया है। डिटेल में चलते हैं दोस्तों। द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ ज्वाइंट पेट्रोल, मैंने बताया था फ्रांस नेवी के साथ में रियूनियन आइलैंड के ऊपर, ये फरवरी के अंदर हुआ है, 1 महीने पहले। The patrol was conducted by the P-81 aircraft with France Navy personnel on board. ये द हिंदू के अंदर आया था। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द न्यूज फ्रॉम द हिंदू। तो द पेट्रोल वॉज कंडक्टेड बाय दिस, ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके ये जो पेट्रोल है ये की गई थी। ये जो पेट्रोल है, दिस शोज इंडियाज इंटेंट टू एंगेज विद अ फ्रेंडली फॉरेन पार्टनर इन एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन, फोकसिंग ऑन स्ट्रेच बिटवीन द ईस्ट एशियन कोस्टलाइन एंड द मलाका स्ट्रेट। ठीक है, तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है इस प्रकार की जॉइंट ड्रिल से, इस प्रकार के अगर मैं बात करूं इस प्रकार की पेट्रोलिंग से अपनी इंटेंट साफ कर दी है। अपना जो इंटेंट है, भारत की जो मंशा है उसमें साफ कर दी है कि यार वो अपने जो हाथ पैर है ना, वो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में खोलना चाहता है। चाहे वो बात हो कहां तक, आपकी मलाका स्टेट से लेकर आपका ईस्ट अफ्रीकन नेशन जो सोमालिया का कोस्ट है वहां तक से लेकर आपका मलाका स्टेट, जहां तक इंडियन ओशन फैला है, वहां तक भारत की कोशिश रहेगी कि जितने भी फ्रेंडली फॉरेन पार्टनर है, फ्रेंडली, उनके साथ मिलकर वो क्या करे, सुरक्षा को एक्सपेंड कर सके। अभी तक का अगर मैं स्टेटस बताऊं तो इंडिया हैज सो फार कैरिड आउट द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, हम बोलेंगे कॉरपेट, ओनली विद द मैरीटाइम नेबर एंड हैज रिजेक्टेड अ सिमिलर ऑफर ऑफ द यूएस। मैंने बताया अभी तक ना सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉरपेट है ये अमेरिका के साथ किया है, बाकी ना सॉरी सिर्फ और सिर्फ जापान के साथ किया है,
बाकी अमेरिका ने भी ऐसी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने उसको क्या कर दिया दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया था, है ना। फ्रांस जो है ये ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय अ लाइजन ऑफिसर। भारत ने किया सिस्टम जो है वो चलाया था, जिसका नाम क्या, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, IFCIOR, एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू इंप्रूव द मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। किस प्रकार से भारत की जो मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। एंड इट वाज आल्सो डेडिकेटेड टू साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। सभी को इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया था भारत ने। तो इसी के चलते फ्रांस ने पहली कंट्री है जिसने अपना लाइजन ऑफिसर जो है वो इसके अंदर अपॉइंट किया है। भारत और जब जो फ्रांस है, दे आर मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफेंस पार्टनर। आप जानते ही हो, क्यों जानते हो कि भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारी बिग टिकट जो डील है, डिफेंस डील जो है वो अभी तक हुई हैं। अगर मैं बात करूं, अभी भारत जो है वो फ्रांस की स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन जो है उनको आपका बिल्ड कर रहा है अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्दी उनको 36 राफेल फाइटर जेट जो है वो मिलने वाले हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो है कहां पर, देखो ये है ईस्ट अफ्रीका, ये इंडियन ओशियन है, और इधर जाओगे तो इधर यहां पर आएगी आपकी मलाका स्टेट। तो भारत इस पूरे एरिया के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है सिक्योरिटी टर्म्स में वो बढ़ाना चाह रहा है। दोस्तों यहां पर है, देखो दिस इज द रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, दिस इज रीयूनियन, और यही वो आइलैंड है रीयूनियन। और ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है दोस्तों, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली बार ऐसी, कहाँ पर, मेडागास्कर के थोड़ा सा राइट में चल के, ठीक है, याद रहेगा। तो ये इंडिया है, दिस इज रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। चलिए अगली हम बात करते हैं दोस्तों EMC 2.0। अभी भी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, EVC, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के माध्यम से सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ साथ विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अभी यूनियन कैबिनेट जिनकी जो चेयरमैनशिप है जो वो किनके पास है, आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। तो उन्होंने जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है EMC का जो सेकेंड वर्जन है, पहले था EMC 1.0, तो अब EMC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 जो है उस स्कीम को फंड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ये किसके लिए दोस्तों, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद द कॉमन फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। फंड दे दिया गया है। अब इसका जुरिस्डिक्शन मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये दोस्तों मिट्टी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, बात करते हैं। तो मॉडिफाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम जो है बेसिकली इट इज गोइंग टू सपोर्ट द सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर। संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्लस्टर और सामान्य सुविधा केंद्र दोनों की स्थापना का समर्थन करती है कि बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर वो एस्टैब्लिश की जा सके। सेमीकंडक्टर, डायोड, रजिस्टर, ये सब चीजें जो है भारत के अंदर एस्टैब्लिश किए जाए और इनसे आपका फर्दर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ग्रोथ हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फॉर दिस पर्पज ऑफ द स्कीम एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC वुड बी सेट अप इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द सर्टेन मिनिमम एक्सटेंट, preferably contiguous, where the focus on the basic development of the infrastructure, amenities and the other common facilities for the ESDM। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिक्योरिटी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये यूनिट बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है आपका। For common facility center, there should be a significant number of existing EDM units located in the area and focus on the upgrading common technical infrastructure and providing common facilities for the EDSM units such as EMS Industrial Park। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए क्षेत्र में स्थित मौजूदा EDM इकाइयों की और महत्वपूर्ण संख्या होनी चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए किस प्रकार के EM जो है औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों, औद्योगिक गलियारों में जो है आपका ESDM इकाइयों के लिए सामान्य तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करे और बेसिक सुविधाएं जो है प्रदान करे। अच्छा, इसके लिए कितना फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, 3,772 करोड़ जो रुपए हैं वो इसके लिए 8 साल के लिए बेसिकली वो दिए गए हैं। दिस इज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स यार,
क्या बेनिफिट होने वाले हैं स्कीम के, क्या कोई बेनिफिट होगा, ऐसे ही खाम खा सूखे राम में हमने चला दी। तो बता दूं दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये होता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो भारत के अंदर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार हो जाता है, बुनियादी ढांचा अगर तैयार कर देते हो, तो भारत के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है वो भी अपना बेस बना लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया अभी काफी पीछे है, तो अगर इस पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों, तो भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, और हम वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या कर सकती है, ग्रो। न्यू इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, अगर हम ऐसा कर देते हैं ईएमएस 2.0 स्कीम के तहत अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, तो भारत के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और अगर पैसा आएगा लोगों को जॉब मिलेगी, उससे टैक्स मिलेगा, जॉब्स क्रिएटेड होगी यहाँ पर। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों आपके फायदे हैं। अगला मैं बढ़ूंगा दोस्तों, प्रोजेक्ट स्वास्तिक। ये प्रोजेक्ट स्वास्तिक क्या है दोस्तों, अभी बता दूं मैं आपको। ये एक सॉरी, अभी अभी अगर मैं बात करूं तो सिक्किम के अंदर एक हैंगिंग ब्रिज का बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इनॉग्रेशन किया है, तो उसी का है, उसी के अंडर में आता है प्रोजेक्ट स्वास्तिक। क्या है देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट समझो, इन अ रिलीफ टू द रेजिडेंट ऑफ लाचेन इन नॉर्थ सिक्किम, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ टुडे ओपन फॉर द ट्रैफिक 360 फीट लॉन्ग बेली सस्पेंशन ब्रिज ओवर तिस्ता रिवर इन मुशीतनाग नियर आपका चुंगतांग टाउन। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, आपका उत्तरी सिक्किम के लाचेन के निवासियों को राहत देते हुए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आज चुंगथान शहर के पास मुशीथांग में तिस्ता नदी पर 360 फीट लंबे बेली निलंबन पुल का यातायात के लिए खोल दिया है। एक हैंगिंग ब्रिज था, ये आपका ओपन कर दिया गया फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कहाँ है देख लिया आपने, उत्तरी सिक्किम के अंदर। डिटेल में चलते हैं। द ब्रिज वॉज जो है ये बेसिकली किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो बीआरओ जो है ये भारत में जितने भी बॉर्डर के ऊपर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, इट्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीआरओ। और ये कहाँ पर बना है, तिस्ता नदी। कहाँ से निकलती है तिस्ता नदी बताओ। तिस्ता नदी जो है बेसिकली मैंने बताया था आपको कंचनजुंगा से उत्पन्न होती है। कंचनजुंगा कहाँ है ये भी आपको पता है आपका दोस्तों, सिक्किम के अंदर है। कंचनजुंगा इज द सेकंड हाईएस्ट एंड फर्स्ट सॉवरिन पीक ऑफ द कंट्री। भारत की दूसरी सबसे ऊंची और पहली सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्णतः भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज कमेंस्ड इन अक्टूबर 2019 एंड कंप्लीटेड इट इन जनवरी 2020। अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2020 में खत्म कर दिया। द ब्रिज विल गिव इम्पीटस टू टूरिज्म एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेज डिप्लॉयमेंट इन द फॉरवर्ड एरिया। कुल पर्यटक का प्रोत्साहन देगा ये, बेसिकली ट्रैवल का टूरिज्म और को ये बूस्ट करेगा आपका सशस्त्र बलों के लिए। और वहाँ पर जो आर्म फोर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, उनका खाना पानी जो है वो सारी चीज़ें वहाँ तक उन तक पहुँच पाए, रसद का सामान पहुँच पाए, इसके अंदर ये क्या करेगा, हेल्प देगा। अगली जो स्कीम है बेसिकली दोस्तों, इट्स वन नेशन वन राशन कार्ड। ये क्यों खबर में है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो अभी हमारे मिनिस्टर है ना, उन्होंने रिसेंटली राज्यसभा को इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट किया है, उसको राज्यसभा को इसके बारे में बताया। क्या है देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्यों हमने पूछा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्म्ड राज्यसभा अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राज्यसभा को अभी अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में सूचित किया है ना, कि एक नेशन का एक ही राशन कार्ड होगा। दोस्तों ये एक देश में एक राशन कार्ड का मतलब क्या है, देखो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो 28 तो क्या है स्टेट है अभी फिलहाल, और 9 क्या है दोस्तों यूनियन टेरिटरी। अब हर राज्य का अलग अलग राशन कार्ड है, अलग यूनियन टेरिटरी का अलग अलग राशन कार्ड है, और एक राशन कार्ड का उपयोग करके ना आप उसी देश में सामान ले सकते हो। तो सपोज कोई फैमिली है तेलंगाना की, और वो तेलंगाना से माइग्रेट होकर कहाँ जाती है, आपका हरियाणा के अंदर आ जाती है। नाउ इन हरियाणा यहाँ पर उनका जो राशन कार्ड है उससे उनको जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती है ना, उनसे पैसा, उनको खाना दाना जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसके बाद इन्होंने अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करना पड़ेगा, इधर बहुत सारे पेपर वर्क होंगे तब जाके चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपका ये वन राशन कार्ड वन नेशन इंप्लीमेंट हो जाता है तो एक व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड बनेगा।
जिसको पूरे भारत में कहीं पर भी दिखाकर वो क्या कर सकता है दोस्तों, अपने लिए अनाज और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं जो सरकार के द्वारा उसको दी जाती है एज अ सोशल बेनिफिट स्कीम, वो क्या कर सकता है दोस्तों, प्रोवाइड हो सकती है उसको, वो उसको मिल जाएगी, है ना। तो यही पूरा का पूरा सिस्टम इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा चीज़ें इसी पर बेस्ड है। तो अगर मैं बात करूं तो क्यों न्यूज़ में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा। भारत में जो उपभोक्ता मामलों के खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री है ना, उन्होंने राज्यसभा को इसके बारे में सूचित किया है। एम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंट्रोड्यूस नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड होल्डर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है NFSA, ये बेसिकली 2013 के अंदर ये पास किया गया था। इसके तहत हर जो गरीब परिवार है उसको, हर इस क्राइटेरिया के अंदर में आने वाले कुछ लोगों को आपका बेसिक मंथली एलोकेशन होता है फूड का। अब उसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन राशन कार्ड से जिस स्टेट का राशन कार्ड है उसी स्टेट में सामान मिल सकता है। बस इसी डिस्क्रिपेंसी को हटाने के लिए कि आपके पास अगर ये राशन कार्ड है वन नेशन वन कार्ड वाला, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे भारत में जाकर कहीं पर भी इससे अनाज ले सकते हो। दैट मीन्स इसकी नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी जो है इस राशन कार्ड की करने के लिए ये स्कीम जो है उठाई गई है। डिटेल में चलते हैं। द सिस्टम enables द माइग्रेटरी राशन कार्ड होल्डर टू लिफ्ट देयर इंटाइटल फूड ग्रेन्स फ्रॉम देयर फेयर प्राइस शॉप ऑफ देयर चॉइस इन द कंट्री, सो यूजिंग देयर राशन कार्ड इशुएंस in their home state, union territory after biometric authentication or electronics point of sale device installed at the FPS। पूरा मुद्दा समझो, ये क्या कह रहा है दोस्तों आपका, ये बोल रहा है आपको, साफ साफ बोल रहा है कि भारत के अंदर आप इससे किसी भी फेयर प्राइस शॉप जो आपका होती है FPS, उनसे आप क्या कर सकते हो, आपका अपने होम स्टेट में आप नहीं भी हो तो आप अपने बायोमेट्रिक्स दिखा के, मतलब रेटिना स्कैन करा के, आपके फिंगरप्रिंट्स चेक करा के आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी अपना देश के किसी भी हिस्से से अपने राशन जो है PDS जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत अपने जितना भी सामान है वो आप उठा सकते हो, पैसे दे सकते हो वहाँ पे। सो फार द फैसिलिटी ऑफ द इंटर स्टेट नेशनल पोर्टेबिलिटी अंडर वन राशन कार्ड वन नेशंस कार्ड हैज़ बीन मेड फंक्शनल इन 12 स्टेट। अभी तक ये 12 स्टेटों के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, तो पायलट बेसिस पर है, अभी बाद में इसको पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने बताया था आपका राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, आप एक राशन कार्ड का उपयोग करो कहीं का भी हो, उससे आप पूरे देश के अंदर जो माइग्रेंट लोग होते हैं जो एक दूसरे दूसरी जगह पे जाते रहते हैं लेकिन दूसरी जगह पे उनको राशन नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज उनका जो राशन कार्ड है वो उनके होम स्टेट का है। ठीक है, तो अब वो चीज़ जो है ना बंद हो जाएगी। अब होम स्टेट का होता है उसमें करप्शन भी बहुत होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी करप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो मुश्किल है। मुझे लगता है करप्शन इससे क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन समझ पा रहे हो कि डेजर्टिफिकेशन क्या है दोस्तों, मरुस्थलीकरण इसको बोलते हैं। हमारी जो भूमि है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर फैक्टर, जो हमारा जो एग्रीकल्चरल पैटर्न शिफ्ट कर रहा है, जो हमारा मोड ऑफ एग्रीकल्चर है वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो भारत की बहुत सारी भूमि है जो दोस्तों वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। बहुत सारी भारत की भूमि जो उसका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है जमीन का, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पर डिटेल जो है वो शेयर की गई है। किसके द्वारा, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है ना, उन्होंने राज्यसभा के सवाल की जानकारी देते हुए भारत के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का जो डेटा है वो भारत के सामने प्रस्तुत किया है संसद के माध्यम से। ठीक है, कि कितनी जो भारत की जमीन है वो उसका मरुस्थलीकरण हो चुका है, कितनी जमीन है जो डिग्रेडेशन के तहत चल रही है, तो ये सारी बातें जो है दोस्तों ये चल रही है। डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा, अगर डिटेल में इस रिपोर्ट की माने, इसमें क्या बताया गया, तो बताया गया कि एज पर द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया कंपेयर्ड बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 96.4 मिलियन हेक्टेयर, मतलब भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की 3,32,283 किलोमीटर में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर, मतलब लगभग 30%, 29.32% जो है भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो इस डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस से जूझ रहा है। मतलब भारत के लगभग 30% जो क्या हो चुका है दोस्तों, आपका लगभग वो डेजर्ट जो है वो हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट, है ना। क्या डेजर्टिफिकेशन के लिए कोई प्रोटोकॉल है, डेजर्टिफिकेशन के लिए? हाँ है ना, यूएन एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, यूएन ट्रीटी है जिसके बारे में अभी बताएंगे। जस्ट स्टे ट्यून विद मी, बने रहो मेरे साथ। थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ आपको यूजर एक्सपीरियंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सर तो दिख ही नहीं रहे, कोई बात नहीं दोस्तों, पीपीटी आपको दिख रही है, सर कहीं नहीं जा रहे। आफ्टर कोरोना वायरस भगवान ने सुरक्षित रखा तो आपके सामने दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है। टिल देन यार यहाँ पर ऐसे ही हम क्लास करेंगे, सो आई एम वेरी सॉरी और आई होप यू विल सपोर्ट।
ठीक है, हमारी टीम को सपोर्ट करोगे, बिकॉज ऐसे टाइम पे हमारे लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं तो है ना, हम काम करें ना करें हमें सैलरी मिलेगा, है ना, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस बिकॉज हम नहीं चाहते यार, ट्रस्ट मी यार, आप मतलब मन से पूछ के देखो, हमारा मन ही नहीं है कि हम क्लास जो है ना उसको, मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं क्लास को डिसकंटिन्यू होने तक दूं, ठीक है, ना इस पर और ना प्लस पर, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 6.35% जो उत्तर प्रदेश है उसकी लगभग 6.5% जो जमीन है वो डेजर्टिफिकेशन के अंदर जा चुकी है, उसका मरुस्थलीकरण या क्षरण जो है उसका हो चुका है, ठीक है। भारत में कुल कितनी 30%, उसमें से अकेली 6% कहां पर हो रही है, आपका ऊपी के अंदर, उत्तर प्रदेश, है ना। नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEF डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। अच्छा, अब इस डेजर्टिफिकेशन से बचने के लिए हमने एक प्रोग्राम भी चला रखा है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना वो एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रही है जिसका नाम क्या है, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, NAP प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB, which work under the division of the ministry of the division of मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम, ठीक है, फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, ताकि जो इकोलॉजिकली जो पारिस्थितिक रिस्टोरेशन है वो किया जा सके, पारिस्थितिक बहाली की जा सके, और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो है को लागू किया जा रहा है इसके द्वारा। नेशनल एफोरेस्टेशन मतलब राष्ट्रीय आपका वनीकरण, मतलब पेड़ दोबारा लगा दिए जाए, है ना। इंडिया हैज बीन कमिटेड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द स्टेटस 2030। भारत ने ये सोचा है कि 2030 तक ना भारत लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल हो जाएगा, 2030 तक भारत का टारगेट है ना। अभी अभी देखो 14th COP की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कब हुई थी दोस्तों, सितंबर के अंदर 2019, सितंबर 2019 के अंदर। इंडिया हैज रेट सच एम्बिशियस रिस्टोरेशन टारगेट ऑफ द लैंड फ्रॉम 21 मेगा हेक्टेयर टू 26 मेगा हेक्टेयर बाय 2030। भारत का टारगेट था कि भारत 21 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थलीकरण हुई भूमि को या क्षरण हुई भूमि को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, उसको अच्छा बनाएगा, लेकिन वो टारगेट अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 26 मिलियन हेक्टेयर। समझ में आ रही बात आपको, इतना कर दिया गया है, डन, ओके गाइस। तो भारत का टोटल 30% जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज डिग्रेडेड, और उसका डिग्रेडेशन हो चुका है, क्षरण हो चुका है उसका। तो ये सब बातें जो है आपको यहां से ध्यान रखनी है ना, ठीक है दोस्तों। सो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड, इसके अंदर हमने देखा, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये था। तो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 29.32% जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो एरिया है वो उसका लैंड डिग्रेडेशन अभी चल रहा है। सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 4 टॉपिक, यहां से हमने देखा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टारगेट आप याद रखो पेपर में, कि अभी जो COP 14 की मीटिंग हुई थी, COP 14 मतलब क्या, आपका COP 14 मतलब कन्वेंशन ऑफ पैरिटीज मीटिंग कब हुई थी दोस्तों, इसकी अभी अभी मीटिंग हुई थी, कहां पर, आपका सितंबर 2019 के अंदर। और इसका एम्बिशन क्या था कि 21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर हमने इसको टारगेट इतना सेट कर दिया था। ये डेटा है, ये याद रखने आपको। भारत के अंदर कौन देख रहा है, एफोरेस्टेशन, भाई डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण से बचना है तो हम पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाने के लिए कौन सी संस्था है, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में। और ये क्या प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है इसके लिए दोस्तों, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम NAP ये लॉन्च कर रहा है। भारत में लगभग 7%, 6.5% उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन के अंदर जा चुका है, मरुस्थलीकरण क्षरण के अंदर जा चुका है उसका। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र एरिया का लगभग 30%, 29% भाग इसका हिस्सा है। ये थी वन नेशन वन राशन कार्ड। ये समझ ही गए होंगे कि भारत में एक राज्य का पूरे भारत का एक ही क्या हो, राशन कार्ड हो, जिससे अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो कहीं से भी अपना जो PDS के माध्यम से जो उनको राशन मिलता है वो कहीं से भी अपना राशन जो है वो कलेक्ट कर सके। ये था हमने बताया। उसके बाद प्रोजेक्ट स्वास्तिक मैंने बताया था, एक हैंगिंग ब्रिज ओवर ब्रिज है, इसका अभी BRO ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्हीकल जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो हो सकता है, इससे बहुत राहत यहाँ के लोगों को मिली है। ये प्रोजेक्ट जो है BRO ने किया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सिक्किम जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, तो वहां पर वो डेवलपमेंट का काम उसी का होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपका एक स्कीम थी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है, इन क्लस्टर 2.0, ये फ्रांस और इंडिया का था ज्वाइंट, वो हमने सब बता दिया आपको। चलिए दोस्तों, ये आज का अगर मैं बात करूं तो एक छुपर है दोस्तों अभी 52,000, अर्लियर इट वाज एट 80,000, लेकिन अगर आपको अभी ये लेना है
तो अगर मैं कहूँ आपको कि इससे भी कम में मिल रहा है आपका 43,200, यार देखो दोस्तों बाहर नहीं जा सकते हो आप लोग, क्योंकि आप जान सकते हो कितना बुरा, मुखर्जी नगर के अंदर एक भी कोचिंग सेंटर अब तो चल ही नहीं सकता है, तो सोचो जिन बच्चों की पढ़ाई थी उनका क्या हाल हुआ होगा। सो इसीलिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और हमारे साथ जुड़ जाओ यार। यूपीएससी सीएससी आपका गोल रहेगा, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है ना। जैसे इस पे जाओगे आप, आपको देखना है 24 मंथ का कोर्स, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ देखो, अर्लियर इट वॉज एट 92,000, बट अभी सिर्फ 92,000 रुपए का कोर्स है ये 24 महीने का, है ना। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 52,000, और यहां पर आप मेरा कोड लगा दो सुमित10। जैसे ही आप सुमित10 यूज करोगे ना, आप चेक करना है यहाँ पर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका जो कोर्स का जो पूरा वो है अमाउंट जो है वो 43,200 हो जाएगा। अप्लाइड देख लेना, चेक कर लेना, प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आपकी हो जाए चेक कर लेना। सुमित10 जैसे आप यूज करोगे, पहला आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा यार दोस्तों मेरा पर्सनल गाइडेंस। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हो, नाउ यू आर माय लायबिलिटीज, आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी। जिसका कोड यूज करते हो तो मतलब आप उससे गाइडेंस लेना चाह रहे हो, वही आपको गाइड करेगा। तो दोस्तों गाइडेंस के लिए कोई मनाही नहीं है, मैं किसी को भी, यू आर मोस्ट वेलकम, बट द मेन प्रॉब्लम इज मैं गाइड आपको तभी कर पाऊंगा व्हेन आई हैव योर डेटा एंड व्हेन आई विल गेट योर डेटा। जब आप ये कोड यूज करोगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। सो दोस्तों आई होप यू एंजॉय द टुडे सेशन, आपको सब चीजें पसंद आई, आपको सही लगा, और थोड़ा माफी चाहता हूं यार, ये इस प्रकार से क्लास आई है, जो हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस है वो थोड़े दिनों तक हम आपको नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो टेक केयर दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। लर्निंग शुड बी कंटिन्यू एंड दैट्स व्हाई द अनअकैडमी यूपीएससी इज विद यू, आई एम विद यू, मी सुमित राठी ऑलवेज विद यू दोस्तों। यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दीज मीडियम, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे से बातचीत आप कर सकते हो। चलिए आई होप कि आपका दिन जो है आगे अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय।